आज हमारे सामने 2011 की जनगणना के कुछ चार्ट्स और नंबर्स हैं। और सच कहूं तो ये पहली नज़र में थोड़े सूखे और बोरिंग लग सकते हैं। 1 अरब 21 करोड़ लोग, 17.7% दशकीय वृद्धि, ये सब सिर्फ आंकड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो इन आंकड़ों में एक पहेली छिपी है, एक विरोधाभास। और वो पहेली क्या है? 2011 की जनगणना ने हमें एक तरफ तो खुशखबरी दी कि देश में कुल लिंगानुपात मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बढ़ रही थी। हाँ। लेकिन उसी जनगणना ने एक बहुत ही डरावनी तस्वीर भी दिखाई। वो क्या थी? कि 0 से 6 साल की उम्र की बच्चियों की संख्या लड़कों के मुकाबले तेजी से घट रही थी। ठीक यही बात। मतलब एक तरफ हम आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ पीछे जा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? यही तो सवाल है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी को आसान भाषा में समझें। हम सिर्फ क्या हुआ ये नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ और 2011 का भारत असल में कैसा दिख रहा था। हाँ, तो चलिए इन आंकड़ों की परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हर आंकड़ा एक कहानी कहता है और भारत की कहानी हमेशा से ही विशाल और विविध रही है। तो शुरुआत सबसे बड़े आंकड़े से ही करते हैं, जनसंख्या। 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी में 18 करोड़ 21 लाख लोग और जुड़ गए। ये संख्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि समझ नहीं आता इसका क्या मतलब निकालें। इसे ऐसे समझिए, उस एक दशक में हमने भारत में लगभग एक पूरा ब्राजील जोड़ दिया। अच्छा। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश हमने 10 साल में अपनी आबादी में शामिल कर लिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। वो क्या? भले ही हमने 18 करोड़ से ज्यादा लोग जोड़े, हमारी आबादी बढ़ने की रफ्तार असल में धीमी हो रही थी। धीमी हो रही थी? ये कैसे? देखिए, 1991 से 2001 के दशक में हमारी आबादी 21.54% की रफ्तार से बढ़ी थी। लेकिन 2001 से 2011 के दशक में ये रफ्तार घटकर 17.7% रह गई। अच्छा। प्रतिशत में ये छोटा सा अंतर लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकेत था। ये बता रहा था कि शिक्षा, परिवार नियोजन और शहरीकरण का असर दिखना शुरू हो गया था। लोग छोटे परिवार की तरफ बढ़ रहे थे। ये तो एक अच्छी खबर है। लेकिन जैसा कि भारत में हमेशा होता है, मुझे यकीन है कि ये कहानी पूरे देश में एक जैसी नहीं होगी। अरे बिल्कुल नहीं। राज्यों में तो जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल। एक तरफ था उत्तर प्रदेश, जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते थे, यानी उस वक्त के पाकिस्तान की आबादी के बराबर। बाप रे। और दूसरी तरफ था सिक्किम, जहां सिर्फ 6,10,000 लोग थे। कितना बड़ा अंतर। ये एक ही देश के दो राज्यों की हकीकत थी। और बढ़ने की रफ्तार में भी यही अंतर दिखा होगा। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला, एक तरफ मेघालय था, जहां आबादी 27.9% की तूफानी रफ्तार से बढ़ रही थी, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन फिर एक ऐसा राज्य भी था जिसने सबको हैरान कर दिया, नागालैंड। वहां क्या हुआ? नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या बढ़ने की बजाय 0.6% घट गई। घट गई? हाँ, जब यह आंकड़ा पहली बार आया तो कई लोगों को लगा कि गिनती में कोई गलती हुई है, लेकिन इसके पीछे प्रवास और कुछ जटिल सामाजिक कारण थे। ये दिखाता है कि भारत कितना विविध है। वाकई एक राज्य में आबादी का घटना तो बहुत ही असामान्य बात है। अब जब इतने सारे लोग हैं तो ये रहते कहाँ हैं? मेरा मतलब है जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी की क्या कहानी है? हाँ, ये कहानी भी असमानता की है। अच्छा। पूरे देश का औसत था 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 382 लोग। लेकिन बिहार में यह आंकड़ा 1086 था। 1000 से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भीड़। कल्पना कीजिए, एक छोटी से इलाके में 1000 से ज्यादा लोग। वहां संसाधनों पर, नौकरी पर, पानी पर, जमीन पर कितना दबाव होगा। और इसके ठीक उलट अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते थे। सिर्फ 17? खुला खुला, शांत। लेकिन सबसे होश उड़ाने वाला आंकड़ा तो देश की राजधानी दिल्ली का था। कोई अंदाजा लगा सकता है? बिहार से तो ज्यादा ही होगा, शायद 5000। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या आप बात कर रही हैं? 11,320? जी। ये तो अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि हमारे शहर किस हद तक दबाव में थे। बिल्कुल। ये शहरीकरण के बेतहाशा दबाव और अनियोजित विकास की कहानी कहता है। और जब एक जगह पर इतने लोग रहते हैं, इतना दबाव होता है, तो उसका असर समाज के ताने बाने पर भी पड़ता है। और यहीं से हम अपनी उस पहेली पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, लिंगानुपात। हाँ, लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं।
ये किसी भी समाज के स्वास्थ्य का एक बड़ा पैमाना माना जाता है। तो 2011 में क्या तस्वीर थी? जैसा हमने कहा, पहली खबर अच्छी थी। 2001 में देश का लिंगानुपात 933 था, जो 2011 में सुधरकर 943 हो गया। अच्छा। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 10 महिलाएं बढ़ीं। ये एक सकारात्मक बदलाव था। तो फिर वो चिंता वाली बात कहाँ से आई? वो चिंता इस बड़े आंकड़े के अंदर छुपी थी। जब हमने इसे उम्र के हिसाब से तोड़ा तो एक भयावह सच सामने आया। मतलब? ये सुधार वयस्कों की आबादी में था। जब हमने 0 से 6 साल के बच्चों को देखा, यानी बाल लिंगानुपात, तो कहानी पूरी तरह पलट गई। क्या हुआ वहाँ? 2001 में 0 से 6 साल के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थीं। 2011 में ये संख्या घटकर 919 रह गई। एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब है। अगर देश में कुल मिलाकर महिलाओं की संख्या सुधर रही है, तो फिर पैदा होने वाली बच्चियों की संख्या कम कैसे हो रही है? हाँ, ये तो उल्टा हो गया। इन दोनों आंकड़ों में कोई विरोधाभास नहीं है। यही तो वो पहेली है, और इसका जवाब बहुत कड़वा है। इसका मतलब साफ था कि समाज में लड़कियों को लेकर भेदभाव बढ़ रहा था। ओह, ये वो दौर था जब अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीक का छोटे शहरों और गांवों में दुरुपयोग बढ़ रहा था, ताकि जन्म से पहले लिंग का पता लगाया जा सके। और अगर लड़की हो तो आप समझ सकते हैं। ये आंकड़ा एक सामाजिक त्रासदी का सबूत था। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सामाजिक सोच में पीछे जा रहे थे। बिल्कुल। राज्यों के स्तर पर क्या हाल था? कहीं तो स्थिति अच्छी होगी। हाँ, और यहाँ भी जमीन आसमान का फर्क था। केरल में लिंगानुपात 1084 था। 1084? यानी वहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। एक बहुत ही स्वस्थ समाज का संकेत। और दूसरी तरफ था हरियाणा, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 879 था। 879? ये तो बहुत ही कम है। बहुत कम। और केंद्र शासित प्रदेशों में? वहां कहानी और भी चौंकाने वाली है। पुडुचेरी में केरल की तरह ही 1037 का शानदार लिंगानुपात था, लेकिन दमन और दीव में हाँ, ये सिर्फ 618 था। 618? यकीन नहीं होता। जी। क्या इसका कोई खास कारण इन दस्तावेजों में बताया गया है, या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? इसका एक बड़ा कारण वहां की प्रवासी मजदूर आबादी को माना जाता है। बहुत सारे पुरुष काम करने के लिए वहां अकेले आते थे, बिना अपने परिवार के। अच्छा। इस वजह से वहां का डेमोग्राफिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी 618 का आंकड़ा यह दिखाता है कि राष्ट्रीय औसत के पीछे कितनी बड़ी और जटिल सच्चाइयां छिपी होती हैं। मुझे लगता है कि ये सामाजिक असमानताएं सिर्फ लिंगानुपात तक ही सीमित नहीं होंगी। जिन राज्यों में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है, वहां शायद शिक्षा का हाल भी अच्छा नहीं होगा। क्या ये पैटर्न साक्षरता के आंकड़ों में भी दिखता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सभी सामाजिक संकेतक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साक्षरता की कहानी भी भारत के दो चेहरों को दिखाती है। एक बार फिर केरल 94% की साक्षरता दर के साथ सबसे ऊपर था। लगभग हर कोई वहां पढ़ लिख सकता था। और सबसे नीचे कौन था? बिहार 61.8% के साथ। ओह, मतलब 2011 में भी बिहार में लगभग 40% लोग निरक्षर थे। एक ही देश में शिक्षा का इतना बड़ा अंतर, ये विकास की पूरी कहानी पर सवाल खड़े करता है। और अगर हम इसे पुरुषों और महिलाओं के बीच बांटकर देखें तो खाई और भी गहरी हो जाती होगी। बिल्कुल, यही तो असली कहानी है। पुरुषों की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता के बीच का अंतर देखना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर केरल में महिला साक्षरता दर 92.1% थी, जो कि शानदार है। लेकिन बिहार में ये आंकड़ा सिर्फ 51.5% था। सिर्फ 51.5%? इसका मतलब है कि 2011 में बिहार की लगभग आधी महिलाएं अपना नाम तक नहीं लिख सकती थीं। जी। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। हाँ, और जो बात यहाँ ध्यान खींचती है वो ये है कि महिला साक्षरता में सबसे नीचे के 5 राज्य थे बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। सारे बड़े और घनी आबादी वाले राज्य। हाँ, ये दिखाता है कि इन क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना कितनी बड़ी चुनौती और जरूरत थी। जब तक आधी आबादी शिक्षा की दौड़ में पीछे रहेगी, तब तक कोई भी समाज या देश सही मायनों में तरक्की नहीं कर सकता। ये केरल अब बार-बार हर सामाजिक पैमाने पर सबसे ऊपर क्यों आता है? क्या उन्होंने कुछ अलग किया था? ये एक दिन की कहानी नहीं है। केरल ने आजादी से भी बहुत पहले 19वीं सदी से ही सामाजिक सुधारों और शिक्षा, खासकर महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। अच्छा। हाँ, वहाँ के राजाओं ने, फिर ईसाई मिशनरियों ने और बाद में कम्युनिस्ट सरकारों ने, सबने शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाया। 2011 के ये आंकड़े असल में उन दशकों पुरानी नीतियों का नतीजा थे। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है,
वो एक ऐसे भारत की है जो कई विरोधाभासों से भरा हुआ था। आबादी बढ़ रही थी पर रफ्तार धीमी हो रही थी। कुछ राज्य विकास में केरल जैसे देशों को टक्कर दे रहे थे तो कुछ बहुत पीछे थे। और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें कभी भी औसत आंकड़ों के झांसे में नहीं आना चाहिए। भारत का लिंगानुपात सुधर रहा है, ये एक अधूरी कहानी है। सही बात है। असली कहानी तब पता चलती है जब हम पूछते हैं किसका लिंगानुपात, कहाँ का लिंगानुपात, बच्चों का या बड़ों का। असल कहानी हमेशा परतों के अंदर छिपी होती है। बिल्कुल, ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ये हमें आईना दिखाते हैं। ये हमें नीतियां बनाने और ये समझने में मदद करते हैं कि देश के किस हिस्से को, समाज के किस वर्ग को किस तरह के ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये सारी बातें 2011 की हैं, एक दशक से भी ज्यादा पुरानी। हाँ, आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तब से अब तक क्या बदला होगा। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने बाल लिंगानुपात में गिरावट के उस खतरनाक रुझान को पलटा होगा? क्या डिजिटल क्रांति ने बिहार और केरल के बीच साक्षरता के फासले को कम किया होगा या फिर एक नया डिजिटल डिवाइड बना दिया होगा? सोचने वाली बात है। 2011 की जनगणना ने हमें हमारी चुनौतियों का एक नक्शा दिया था। अगली जनगणना जब भी उसके आंकड़े आएंगे वो हमारा रिपोर्ट कार्ड होगी। वो बताएगी कि हमने इन चुनौतियों का सामना कितनी गंभीरता से किया है।